हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हम ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पार्ट 2 है, जो कि हमने डीडीयू यूनिवर्सिटी के पार्ट फर्स्ट जो हमने बॉटनी क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022 को डिस्कस कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड को। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, वो पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो लंबी भले हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरे मिलेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमने लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक देख लिया था, वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स आर, जो कि टेरिडोफाइट्स थे, यहाँ तक हमने देख लिया था। आज से हम लोग देखेंगे, आज से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज रिगार्डेड एज एज ऑफ टेरिडोफाइट्स। इसमें से कौन से टाइम पीरियड को हम लोग एज ऑफ टेरिडोफाइट्स कहते हैं। एज ऑफ टेरिडोफाइट्स का मतलब क्या कि ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये क्वेश्चन आया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। ये क्वेश्चन जो अराइज है ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, व्हाट इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल? आपने अगर पढ़ा होगा फॉसिल्स वाला चैप्टर तो आपने वहां पे देखा होगा कि हमारे अर्थ पे जब से लाइफ की ओरिजिन हुई थी तब से आज तक के समय को, आज जितने भी टाइम आप ये लेक्चर देख रहे हैं उतने तक के समय को हमने कुछ पीरियड्स या कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी किया है, ताकि हमको जो है इजी टू अंडरस्टैंड हो और हम चीज़ों को समझ पाएं कि किस समय पे कैसी कंडीशंस थी, क्या जो है कि वहाँ पे कैसे ऑर्गेनिज्म अवेलेबल थे, कैसे प्लांट कंडीशन थी, वो सारी चीज़ें इजी टू अंडरस्टैंड के लिए हमने उसे कुछ जो है कि इपॉक्स में, कुछ इराज में, कुछ इयॉन्स में डिवाइड कर रखा है। अब ये क्या है, जैसे कि आप एक दिन को 24 घंटे जैसे एक दिन में है तो उसको हमने क्या किया है कि हमने जैसे कि एक डे में हमने जैसे कि मान लो कि एक ईयर में हमने इन अ ईयर जो कि 365 डेज होते हैं, ठीक है, 365 डेज होते हैं। अब 365 डे मतलब कि वन डे को हमने क्या किया, वन डे को हमने 24 आवर्स में डिवाइड कर दिया, ये 24 आवर्स हो गए। उसी के साथ हमने 1 आवर को 16 मिनट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये हमने क्या किया कि हमने एक बड़ी टाइम पीरियड को छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, जैसे ईयर्स हो गया, डे हो गया, आपका जो है आवर्स हो गया, आपका मिनट्स हो गया, सेकंड्स हो गया। इस तरीके से हमने उसे सिंपलर फॉर्म में डिवाइड कर रखा है। उसी तरीके से जब से लाइफ की ओरिजिन हुई है तब से अब तक के समय पीरियड को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि हमको आसानी से अंडरस्टैंड हो पाए। तो इसमें जो सबसे पहला इयॉन है वो है आपका प्रोटीरोजोइक, उसके बाद आर्कियोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। इस तरीके से हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रोटीरोजोइक और आर्कियोजोइक वाला जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड मेनली जो है वहाँ पे लाइफ में मतलब कि यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म का जो है फॉर्मेशन हुआ था। आर्कियोजोइक में आर्किया जैसे ऑर्गेनिज्म बन चुके थे, प्रोकैरियोट्स में, प्रोटीरोजोइक्स में जो है प्रोकैरियोट्स का सिंपलर फॉर्म और भी सिंपलर फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ था। जब हम स्टार्ट करते हैं, पहले हमने देखा कि प्रोटीरोजोइक था, इसको एक बार इरेज कर देते हैं ताकि हमको चीजें थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए, ठीक है। पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रोटीरोजोइक। प्रोटीरोजोइक में हमने क्या देखा कि इस टाइम में बिल्कुल सिंपलर यूनिसेलुलर या सिंपलर जो है प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ था। सिंपलर प्रोकैरियोट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, सिंपलर प्रोकैरियोट्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोटियोजोइक के बाद बना था आर्कियोजोइक। प्रोटियोजोइक के बाद हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था आर्कियोजोइक का। आर्कियोजोइक का मतलब क्या कि यहाँ पे जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था, ये लाइफ में आपको आर्की बैक्टीरिया वगैरह देखने को मिलते हैं, आर्की बैक्टीरिया वगैरह देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम पीरियड आता है वो है पेलियोजोइक। नेक्स्ट टाइम पीरियड क्या आता है, पेलियोजोइक। पेलियोजोइक वो टाइम पीरियड है जब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इस टाइम पीरियड में बढ़ी थी। इस टाइम पीरियड को हमने और कुछ छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, जैसे कि कैम्बियम पीरियड्स,
सिलूरियन पीरियड्स और ऑर्डोविशियन पीरियड और जो है कि कार्बोनीफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड, इस तरीके से हमने से 5 पार्ट में डिवाइड किया था। तो वो सारी चीजें आपको डिटेल में जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़नी है। हमें यहाँ पे कंसंट्रेट करना है पेलियोजोइक पीरियड के बारे में। इसकी जो स्टार्टिंग वाली ग्रुप थी वहां पे मल्टी सेलुलर जो जैसे कि जो हमारा कैम्बियम ग्रुप है, जो हमारा ऑर्डोविशियन ग्रुप है, मतलब टाइम पीरियड है, वहां पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते हुए देखेंगे और आपको एल्गी ब्रायोफाइट्स लाइक स्ट्रक्चर वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। जब आप लोअर टाइम में आते हैं, जैसे कि जब आप आते हैं पर्मियम रीजन में या फिर उसके पहले जब आप आते हैं कि कार्बोनीफेरस रीजन वगैरह में, तो वहां पे जो मेन टाइम था टेरिडोफाइट्स का इस धरती पे, जब ये प्रभुत्व में थे, जब ये डोमिनेट कर रहे थे इस यूनिवर्स में, तब ये कंडीशन ये कहलाती है एज ऑफ टेरिडोफाइट्स। मतलब वो टाइम पीरियड जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जहां पे टेरिडोफाइट्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे, वही डोमिनेटिंग थे। मतलब ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स बन चुके थे लेकिन जिम्नोस्पर्म्स अभी तक नहीं बने थे। वो टाइम पीरियड आता है पेलियोजोइक टाइम पीरियड में। उसके बाद आता है मीसोजोइक ईरा और उसके बाद लास्ट में आता है सीनोजोइक ईरा। मीसोजोइक ईरा मेनली डायनासोर वगैरह और जिम्नोस्पर्म वाला एरिया था और इसके लास्ट में आते आते जो है कि डायनासोर इस वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट हो चुके थे और धीरे धीरे जब सीनोजोइक स्टार्ट हुआ तब उस टाइम पे मैमल्स जो है वो डेवलप करने लगे। मैमल्स जो है वो धरती पे डोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म बन गए थे। तो ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। आपका करेक्ट ऑप्शन आता है कि पेलियोजोइक टाइम पीरियड में आपको जो है कि ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स का एज कहा जाता है। उसकी जो लास्ट वाली लेट पेलियोजोइक ईरा जो होती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेसल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम ऑफ। जो वेसल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जाइलम में। किसके जाइलम में? लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, एडिएंटम, नन ऑफ दिस। तो ये एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होगा कि जो वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या वेसल्स जो होते हैं वो यहाँ तक कि जिम्नोस्पर्म्स में भी एब्सेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म के मोस्ट ऑफ द जो जीनस है, मोस्ट ऑफ द जो ऑर्डर्स है, वहां पे भी जो वेसल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सिर्फ जेनिटल्स में आपको कुछ देखने को मिलेगा, वो भी एंजियोस्पर्मिक वेसल्स से डिफरेंट होते हैं, वो वाले वेसल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लाइकोपोडियम हो गया या एक्वासेटम हो गया चाहे एडिएंटम हो गया, ये जो नेम है, ये सारे जो जीनस है ये टेरिडोफाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टेरिडोफाइट्स को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टेरिडोफाइट्स को। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि जो चीजें जिम्नोस्पर्म में भी नहीं है, डायरेक्ट जाके एंजियोस्पर्म्स में बनी है वेल डेवलप्ड तरीके से, वो आपके किसी टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका इक्विसेटम। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर रखते हैं, जैसे आइसोइड्स में क्या होता है, ये भी एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स होता है लेकिन वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जो कुछ यूनिक कैरेक्टर्स वाले जो एग्जांपल्स हैं वो आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर आपके कॉलेज में सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो भी आप इस जो पॉइंट्स है इसको नोट में या हाईलाइट करके अपने क्वेश्चन के आंसर में मेंशन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके जो है नंबर बढ़ते जाएंगे। मान लो 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो जहां एग्जामिनर आपको 8 नंबर देने वाला था वो 9 या 9.5 नंबर भी दे सकता है। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा हाईलाइट करके याद करके रखनी है। इक्विसेटम के साथ साथ एक और एग्जांपल है जिसे हम लोग कहते हैं सिलाजिनीला। सिलाजिनीला भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है जीनस है। सिलाजिनीला में भी आपको जो है देखने को मिलता है क्या? वेसल्स। तो टेरिडोफाइट्स के 2 एग्जांपल हैं जो है सिलाजिनीला और इक्विसेटम। इन दोनों के अंदर हमें वेसल्स देखने को मिलते हैं जबकि वेसल जिम्नोस्पर्म्स में भी एब्सेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में भी एक ग्रुप है जहां पे प्रेजेंट होते हैं जिसे कहते हैं जेनिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टील टाइप अकरिंग इन मार्सेलिया इज। जो मार्सेलिया में या मार्सिलिया में जो स्टील टाइप होता है वो क्या होता है या फिर किस प्रकार का होता है? तो आपको स्टील का मतलब पता है क्या होता है? हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया था टेरिडोफाइट्स के, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट्स। उसमें हमने देखा था कि स्टील मतलब क्या है। आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स में पहली बार क्या बने थे? वैस्कुलर सिस्टम बने थे। टेरिडोफाइट्स में पहली बार क्या बने थे? वैस्कुलर सिस्टम बने थे। वैस्कुलर सिस्टम किस तरीके से अरेंज है, इनकी जो प्रॉपर कॉलम होती है, क्योंकि वैस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम, जाइलम की जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होती है वो डेड सेल्स होती है और वो काफी स्ट्रॉन्ग जो है ट्रैकिट से काफी
कॉम्पैक्ट अरेंज सेल से मिलकर बनी होती हैं। तो ये एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टील का मतलब होता है टू स्टैंड या टू पिलर, एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर। तो वैस्कुलर सिस्टम की जो अरेंजमेंट होती है इसे हम लोग डिफरेंट टाइप के स्टील पढ़ते हैं, और जो वैस्कुलर बंडल्स या वैस्कुलर सिस्टम की जो अरेंजमेंट होती है उसे हम लोग स्टील कहते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके का स्टील होता है मार्सिलिया में। उसके पहले हम इसके वर्ड्स का मतलब समझते हैं। प्रोटो स्टील क्या होता है? प्रोटो स्टील ऐसे स्टील होते हैं जहां पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है बट वहां पे पिथ एब्सेंट होता है। क्या होता है? प्रोटो स्टील में पिथ एब्सेंट होता है, पिथ विल एब्सेंट। और वहीं पे सोलोनो स्टील क्या होता है? उसमें क्या होता है? पिथ प्रेजेंट होता है, पिथ प्रेजेंट होता है। तो पिथ के एब्सेंट और प्रेजेंस के हिसाब से प्रोटो स्टील और सोलोनो स्टील दो प्रकार के स्टील बनाए गए थे। प्रोटो स्टील प्रिमिटिव है क्योंकि वहां पे पिथ प्रेजेंट नहीं है, और फिर धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो सेंटर में पिथ बनता है जो कि स्टोरेज वगैरह का फंक्शन परफॉर्म करता है और प्रॉपर एक डायामीटर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। लेकिन जो मार्सिलिया में आपको प्रोटो स्टील मार्सिलिया में आपको जो स्टील देखने को मिलेगा वो है एम्फीबोलिक सिफनो स्टील। एम्फीबोलिक का मतलब क्या है? एम्फीफोलिक का मतलब क्या है? यहाँ पे एम्फी का वर्ड का मतलब है बोथ, एम्फी वर्ड का मतलब है बोथ, और फ्लोलिक वर्ड का मतलब है फ्लोएम। एम्फीफोलिक, एम्फीफोलिक सिफनो स्टील का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे हमारे साथ जो वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होंगे, इन वैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा कि बोथ साइड में क्या होगा कि फ्लोएम प्रेजेंट होगा। इधर भी फ्लोएम प्रेजेंट होगा, मतलब कि जो सेंट्रीपेटल साइड में भी, सेंट्रीफ्यूजल साइड में भी आपके मतलब कि जो सेंटर की साइड होगा, जो पेरिफेरी की साइड रीजन होगा, दोनों साइड में आपको क्या देखेंगे? फ्लोएम देखने को मिलेगा। मतलब दो साइड से आपको फ्लोएम देखने को मिलते हैं। ऐसे वो सिफनो स्टील मतलब ऐसे स्टील जिनके पास पिथ प्रेजेंट होता है, दोनों साइड में फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ऐसे स्टील देखने को मिलते हैं आपको मार्सिलिया में। तो ये करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 3। तो ये सारी चीजें क्या है कि मार्सिलिया में कैसा स्टील है, लाइकोपोडियम में कैसा स्टील है, सिलेजिनीला में कैसा स्टील है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लाइकोपोडियम के तो कभी कभी स्पीसीज के नाम पे भी जो है कि पूछ दिया आता है कि इस वाले स्पीसीज में किस प्रकार का स्टील देखने को मिलता है। तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आपके लर्निंग पे बेस्ड है। आप स्टील का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं लेकिन किस ग्रुप में कौन सा स्टील है ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज एन एक्वाटिक इन नेचर। इसमें से कौन है जो कि एक्वाटिक नेचर का है? पहला है रिक्सियोकार्पस नेथानस, रिक्सिया फ्लूटिनस, और जो है फोंटिनालिस एंटीपायरेटिका, या ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये सारे एग्जांपल दिए गए हैं ब्रायोफाइट्स के। और आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स को हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब क्या कि इनके जो पहले ये लैंड हैबिटाट पे रहने वाले प्लांट थे। क्या थे? लैंड हैबिटाट पे रहने वाले प्लांट थे। तो अगर लैंड हैबिटाट पे रहने वाले प्लांट थे तो इसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, क्योंकि अभी इनके एंसेस्टर थे जो लैंड हैबिटाट के क्या थे? एंसेस्टर थे। ये एंसेस्टर कहाँ से आए थे? ये एंसेस्टर आए थे वाटर से। ये एंसेस्टर कहाँ से आए थे? ये एंसेस्टर आए थे वाटर से। तो ये अभी भी कुछ ऐसे जो जीनस हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पे आपको कंप्लीट एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों एग्जांपल, चाहे रिक्सियोकार्पस हो, चाहे आपका रिक्सिया फ्लोंटालिस हो, चाहे रिक्सिया फ्लूटिनस हो, चाहे फोंटालिस एंटीपायरेटिका हो, ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स आपकी क्या हैं? एक्वाटिक नेचर के होते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ब्रायोफाइट्स हैं। आपको याद रखना है, मे बी आपसे पूछ दे कि रिक्सिया फ्लूटिनस सिर्फ एक एग्जाम्पल दे, ये सारे एग्जाम्पल कोई और रहे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज कॉमनली नोन एज हॉर्नवर्ड्स। इसमें से कौन सा कॉमनली जाना जाता है हॉर्नवर्ड्स के नाम से? हॉर्नवर्ड्स का मतलब क्या है? जिसे हम लोग एंथोसिरोप्सिडा कहते हैं। 3 डिवीजन हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था, लेवरवर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स और मॉसेस। हॉर्नवर्ड्स वो था जहां पे हमने एंथोसिरोस देखा था। तो एंथोसिरोस जो था, जिसे हम लोग कह रहे हैं एंथोसिरोप्सिडा का मेंबर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसे हम लोग हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। पेलिया जो है ये लिवरवर्ड्स है, मार्केंसिया भी लिवरवर्ड्स है, रिक्सिया भी लिवरवर्ड्स है। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं वो लिवरवर्ड्स के हैं। लिवरवर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स और लिवरवर्ड्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि हॉर्नवर्ड्स का जो स्पोरोफाइट्स होता है वो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए ऐसा हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। लिवरवर्ड्स में कहा जाता है कि ये जो ब्रायोफाइट्स थे इनसे कुछ मेडिसिन बनाई जाती थी जो कि लिवर के रिलेटेड दवा में यूज होती थी, या फिर कहा जाता है, माना जाता है कि इनको लिवरवर्ड्स नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो है इनका जो थैलस होता है वो लिवर लाइक
लाइक रिप्रेजेंट होता है। तो ये लिवरवर्ट्स के नाम के पीछे का रीजन हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको समझ में आ गया, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट में है सल्फर सावर इज रिलेटेड टू। अब ये सल्फर सावर क्या होता है? सल्फर सावर जो है वो पाइनस से रिलेटेड है। पहले आंसर जान लेते हैं। अब क्या होता है, जब पाइनस का जो प्लांट होता है यहाँ पे पोलन ग्रेन बनते हैं। जब यहाँ पे पोलन ग्रेन बनते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे कैसा पॉलिनेशन होता है, यहाँ पे विंड पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन मतलब एनिमोफिली होता है, यहाँ पे विंड पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन होने का क्या फायदा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ, जैसे कि अगर कहीं पे विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन आपको बहुत ज़्यादा बनाने होंगे। नंबर ऑफ पोलन ग्रेन आपको बहुत ज़्यादा बनाने होंगे। बहुत ज़्यादा क्यों? क्योंकि जैसे चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि एक स्पोर्स हवा में उड़ जा रहा है और वो जाके दूसरे फीमेल तक पहुंचे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है हजारों लाखों में से कोई एक जो पोलन ग्रेन है वो कहीं पे जाके फीमेल पर पहुंचे, और मे भी वो सेम जीनस का है, सेम स्पीसीज का है भी कि नहीं है, मतलब तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्लांट सोचता है कि कम से कम एक साल, मतलब कि उनका जो टाइम पीरियड होता है फ्लावरिंग का, पोलन फॉर्मेशन का जो मैच्योरिटी की स्टेज होती है, उनका ये रहता है कि कैसे भी करके कम से कम 2-4 पोलन तो पहुंच जाए फ्लावर तक। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नंबर में पोलन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये पोलन जो है ये येलो कलर के होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पोलन बहुत ज़्यादा होता है और ये येलो कलर के होते हैं। और जब इनका जो है सेडिंग का कंडीशन होता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नंबर में ये पोलन प्लांट से गिरते हैं और वो एक उसे ही सल्फर सावर कहते हैं। तो ये रिलेटेड है पाइनस से। पाइनस में सल्फर सावर जैसा प्रोसेस देखने को मिलता है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म स्टील वॉज कॉइन्ड बाय। जो स्टील का टर्म है जिसका मतलब मैंने बताया पिलर, उसको किसने दिया था? पहला है वॉन टिगमन एंड डाउलिट्स, दूसरा है किंडसन एंड लैंग्स, तीसरा है C.W. वॉडले और चौथा है DN। तो ये दोनों साइंटिस्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ये साइंटिस्ट आपने एक बार पढ़ा होगा जब आपने पढ़ा होगा राइनिया के जो फॉसिल्स की स्टडी थी, या राइनिया जो के बारे में जो स्टडी की थी वो किटसन एंड लैंग्स ने की थी। और ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने दिया था टर्म स्टीलर सिस्टम। इन्होंने जो टर्म था स्टील, ये इन्होंने दिया था वॉन टिगमन एंड डाउलिट्स ने। तो इसके साथ ये क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट में देखते हैं मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील। इसके एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही दे दी कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का जो स्टील है वो है प्रोटो स्टील। क्यों? क्योंकि जब ओरिजिन हुआ था तो वहाँ पे पिथ नहीं प्रेजेंट था, फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट हुई तो पिथ का फॉर्मेशन हुआ, तब वहाँ से सिफनो स्टील बने। सिफनो स्टील में फिर थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी आई तो एम्फीबोरिक सिफनो स्टील और जो है कि सोलिनस स्टील, ऐसे डिफरेंट तरीके के स्टील का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे प्रिमिटिव क्या है? प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील प्रिमिटिव क्यों है? क्योंकि उसके पास पिथ प्रेजेंट नहीं होता। प्रोटो नाम से क्या समझे? प्रोटो हमेशा प्रिमिटिव चीजों को रिप्रेजेंट करता है। प्रिमिटिव स्टील मतलब कि प्रोटो स्टील का मतलब होता है कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील। उसके बाद जो एडवांस टाइप का है वो है सिफनो स्टील। तो ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं लार्जेस्ट एग्स इज फाउंड इन। जो लार्जेस्ट एग होता है वो इस ऑप्शन में सब किसका लार्जेस्ट एग होता है, मतलब कि आपका जो फीमेल एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर जो एग का फॉर्मेशन होता है उसमें सबसे बड़ी साइज की एग किसकी होती है? तो ये करेक्ट ऑप्शन है साइकस का। साइकस में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि लार्जेस्ट और जो है कि ऐसे चीज़ों से रिलेटेड है। जैसे साइकस का जो एग होता है वो बहुत लार्जेस्ट होता है। इसकी जो है कि और भी बहुत सारी सी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें जो आर्चिगोनियम होती है उसकी साइज भी शायद बहुत बड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि किसका क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो उसे लोगों से अलग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉसिल्स। इसमें से कौन सा एग्जांपल है जो कि ट्रू फॉसिल्स नहीं है? तो ये फॉसिल्स वाले से, फॉसिल्स के बारे में हमने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। पहला है इंप्रेशन, दूसरा है कॉम्पैक्टेशन, तीसरा है एम्बर, चौथा है स्यूडो फॉसिलाइजेशन। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है कि कहीं पे मान लो दलदली मिट्टी है या कहीं पे ऐसी कोई चीज़ है जिसके ऊपर किसी के प्रिंट बन जाए, जैसे किसी एनिमल्स के फुट प्रिंट बन सकते हैं, किसी लीफ की वेनेशन बन सकती है। वो प्रिंट बनने के बाद वो जो जिसके ऊपर वो प्रिंट बना है वो रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं इम्प्रेशन। होता है ना कि आपके थंब के इम्प्रेशन उस डॉक्यूमेंट पे लगाने, तो मतलब आपने इंक लगाया और उसके इम्प्रेशन बना दिए, आपकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी थी वो उस पर जाके छप जाती है, तो इसे कहते हैं इम्प्रेशन। नेक्स्ट में है कॉम्पैक्टेशन। कॉम्पैक्टेशन में क्या होता है कि चीज़ें बहुत कॉम्पैक्ट जाती है, किसी चीज़ से वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली प्रेस्ड हो जाती है, तो वो कॉम्पैक्टेशन में आता है।
अंबर में क्या होता है कि अंबर में वो होता है कि हमारे पास जो कुछ जिम्नोस्पर्म्स होते थे जिनके अंदर जो है रेजिनस कैनाल्स होते हैं, उस रेजिनस कैनाल से अगर वो कहीं फिर वो स्टेम कहीं से कट जाता है, जैसे अभी बहुत सारे आपने प्लांट देखेंगे जिनको थोड़ा सा भी कट लगता है तो दूध गिरने लगता है या वैक्सी सबस्टेंट निकलने लगता है, तो वो क्या होता है उनके उसके अंदर उस सारी चीज़ों की कैनाल्स होती हैं, तो वो कट जाता है तो वो बाहर फ्लो करने लगता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता था कि इनके पास इनके स्टेम में होती थी क्या, रेजिनस कैनाल। इनकी जो स्टेम होती थी इसमें मान लो इस तरीके से रेजिनस कैनाल है, किसी वजह से यहाँ पे कट्स वगैरह लग गए या फिर किसी इंसेक्ट ने यहाँ पे बाइट वगैरह किया, तो ये रेजिनस कैनाल से जो रेजिन था वो रेजिन जो है वो गिरने लगता था, तो प्लांट पे सट जाता था या फिर जमीन पे भी जाके कलेक्ट हो जाता था। उस रेजिन में भी हमको बहुत सारे फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। कैसे, उसमें मान लो कोई इंसेक्ट का कीट फंस गया उस रेजिन में जाके फंस गया, तो वो तो उनके लिए एक दलदल टाइप का होगा ना, क्योंकि वो जेली जैसा होता था, उसमें से निकलना आसान नहीं हो पाता था। फिर वो कुछ टाइम बाद सॉलिड हो जाता था, हार्ड हो जाता था, और इसमें कोई भी जो है कि डिकम्पोजिशन वगैरह वाली प्रोसेस नहीं होती थी। कभी मान लो कोई सीड वहाँ पे अभी रेजिन गिरा था, कहीं कोई सीड वहाँ से आके गिर गया, कोई पोलन ग्रेन आके गिर गया, तो वो सारी चीज़ें स्टोर हो जाती थी, जो कि बाद में लोगों साइंटिस्टों ने उसे पढ़ा और उससे जो है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। तो ऐसे जो फॉसिल्स होते हैं उसे हम लोग एम्बर कहते हैं। नेक्स्ट में है स्यूडो फॉसिल्स। हमारे क्वेश्चन में पूछा कि इसमें से कौन सा ट्रू फॉसिल्स नहीं है। स्यूडो का मतलब ही होता है क्या, फॉल्स। अगर आपको इसके बारे में सारे के बारे में नहीं भी पता है तो भी आप तुक्का लगा सकते हैं स्यूडो फॉसिल्स का कि इसमें से कौन सा ट्रू फॉसिल्स नहीं है। तो स्यूडो फॉसिल्स का मतलब झूठा फॉसिल्स, मतलब यही होगा कि जो ट्रू फॉसिल्स नहीं होगा। स्यूडो फॉसिल्स में क्या होता है कि मान लो कि किसी वजह से जब रॉक का फॉर्मेशन हो रहा था तो वो किसी ऐसे शेप में उसका फॉर्मेशन हो रहा है कि लग रहा है कि ये किसी बॉडी का किसी ऑर्गेनिज्म का इंप्रेशन है या किसी कोई भी फॉसिल्स है, लेकिन एक्चुअल में वो फॉसिल्स नहीं होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि प्लांट कोई ऐसा शेप ले लेता है, जैसे लगता है कि कोई जैसे बादल आप देखते हो कि कभी कभी ऐसा शेप ले लेता है कि आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे है। जैसे लगता है कि कभी किसी का जो है कि फेस ड्रॉ हो जाता है, ऐसे बहुत सारे फोटोज वगैरह भी वायरल्स होते हैं। तो वो क्या है, वो एक्चुअल में कोई ड्रॉइंग तो है नहीं, वो क्या है, स्यूडो चीज है। मतलब कि वैसे ही समझ सकते हैं कि बाय नेचर बाय नेचुरल चीजें से आपको बहुत सारे से पहाड़ वगैरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो किसी ऑर्गेनिज्म के माउथ फेस से या उनकी बॉडी से मिलते जुलते हैं। तो ये सारी चीजें रियल में नहीं होती, लेकिन वो ऐसा सीम होती है, ऐसा लगती है कि ये उसी ऑर्गेनिज्म की एक फोटो है या उसी ऑर्गेनिज्म की एक इंप्रेशन है। तो ऐसे फॉसिल्स को हम लोग कहते हैं स्यूडो फॉसिल्स। ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फोटोसिंथेटिक फंक्शन ऑफ ओपेनसिया इज कैरिड आउट बाय। यहाँ पे ओपेनसिया का मतलब है कि आपका जो नागफनी का प्लांट होता है उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन दिया है कॉर्म, यहाँ पे कॉर्म है। दूसरा ऑप्शन है फाइलोक्लेड, तीसरा ऑप्शन है फाइलोड और चौथा ऑप्शन है बल्ब। फोटोसिंथेसिस फंक्शन ऑफ ओपेनसिया। नागफनी का एक बार फिगर याद करिए कि आपने उसमें क्या देखा था, बड़ी बड़ी ऐसे पत्तियां देखी थी, उसमें ऐसे बड़े बड़े कांटे देखे थे, इस तरीके से बड़े बड़े कांटे देखे थे, और जो है कि नीचे वो ऐसे लगा था और बगल बगल से पत्तियां, फिर बाद में यहाँ से भी पत्तियां निकलती हैं जब वो उनका ग्रोइंग सीजन होता है, तो उसके लीफ के ऊपर से भी पत्तियां निकलती हैं। तो क्या होता है एक्चुअल में, जो ओपेनसिया आप देखते हैं उसमें आपको जो ग्रीन पार्ट दिखता है, आपको कौन सा पार्ट दिखता है, जो ग्रीन पार्ट दिखता है वो उनका लीफ नहीं होता है, वो उनकी पत्तियां नहीं होती हैं, वो होती हैं उनके स्टेम्स। वो क्या होती हैं, उनके स्टेम होती हैं। स्टेम, लीफ तो वो नहीं होती है, होती क्या है, वो स्टेम होती है। स्टेम का मतलब क्या होता है, क्यों ये स्टेम में मॉडिफाइड होती है, ऐसी क्या विपत्ति आ गई थी कि बेचारे स्टेम को लीफ के फॉर्म में कन्वर्ट होना हो। तो ओपेनसिया वगैरह वाले जो प्लांट्स होते हैं ये होते हैं जीरोफाइट्स प्लांट्स। जीरोफाइट्स इन द सेंस कि ये मरुस्थली प्लांट्स होते हैं। मरुस्थली प्लांट का मतलब क्या कि ये ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो होते होंगे जहाँ पे वाटर की कमी होती है, और पत्तियां क्या करती हैं, प्लांट के सरफेस को इंक्रीज करती हैं। हमारे पास एक बार मरुस्थल वाली कंडीशन को एक बार आप लोग अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि मरुस्थल वाली कंडीशन में क्या होती है। लाइट भर भर के मिलती है, मतलब कि आपको फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट के लिए कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। हम इमेजिन कर रहे हैं एक जीरोफाइट कंडीशन को या जीरोफाइट्स प्लांट को, इसको लाइट भर भर के मिल रही है क्योंकि लाइट का वहाँ पर ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी तेज़ लाइट, इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है लाइट की। लाइट तो इनको भर भर के मिल रहा है। दिक्कत इनको किस चीज़ की है, वाटर की। दिक्कत इनको किस चीज़ की है, वाटर की। वाटर की बेचारे के पास बहुत कमी है। तो अब आपके पास जिस चीज़ की कमी होती है आप ट्राई करते हैं कि वो चीज़ आपके पास कम खर्च हो,
ठीक है। आपके पास मान लीजिए कि आप घर पे हो, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपके पास ब्लैक पेन में इंक कम है, ब्लू पेन में ज़्यादा है, तो आप सोचोगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ब्लू पेन से लिखें ताकि हमारे ब्लैक पेन का इंक जो है वो हो जाए मैनेज। तो उससे क्या है कि वाटर हमारे पास कम है, तो प्लांट ट्राई करेगा कुछ तो ऐसा चेंज किया जाए, कुछ तो ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए कि पानी की कमी हम जो है वो सर्वाइव कर पाएँ। तो प्लांट्स क्या करता है कि आपको पता है कि जितना बड़ा प्लांट्स की कैनोपी होगी उतना ही ज़्यादा लीफ का सरफेस होगा, और जितना ज़्यादा लीफ का सरफेस होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब कि लॉस ऑफ वाटर होगा। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका 99% जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन में लॉस हो जाता है, सिर्फ 1% जो वाटर है वो फिजियोलॉजी में यूज होता है। तो प्लांट ऑफेंसिया क्या करता है, ये अपने एक्स्ट्रा जो लीफ थे उनको खत्म कर दिया, इन्होंने अपने स्टेम को ही ग्रीन बना लिया ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर पाए। ग्रीन बनाने से और अपनी लीफ को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया स्पाइन्स में। वो जो आपको कांटे दिखते हैं ना, वो बेचारे कांटे नहीं है, वो उनकी पत्तियां हैं। समय ने ऐसी ठोकर मारी कि वो स्टेम बेचारे लीफ बन गए और लीफ बेचारे कांटे बन गए। लेकिन वो एक्चुअल में बाई ओरिजिन वो क्या है, बाई ओरिजिन जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिखता है वो स्टेम है, और जो आपको कांटे जैसा स्ट्रक्चर दिखता है वो उसकी लीफ है। समझ में आ गया? तो ऐसे मॉडिफिकेशन को हम लोग कहते हैं फाइलोक्लैड, ऐसे मॉडिफिकेशन को हम लोग कहते हैं फाइलोक्लैड। कॉर्म जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जहां पे हमने सैफ्रॉन पढ़ा था। फाइलोड्स में क्या होता है, फाइलोड में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो आपकी पेटियोल्स होती हैं, जो मेन लीफ होती है वो फॉल हो जाती है, और पेटियोल्स जो है फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म करती हैं। बल्ब हमने ओनियन और गार्लिक पढ़ा था, वो भी एक अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन था। तो इस तरीके से फाइलोक्लैड आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करेक्ट ऑप्शन आपका सेकेंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। अब ये टर्म पैलियोबॉटनी का मतलब क्या होता है? पैलियोबॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स या फिर स्टडी ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। फॉसिल्स लिख लेते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन फील्ड ऑफ बॉटनी। बॉटनी मतलब प्लांट से रिलेटेड जब भी हम फॉसिल्स की या फिर वो लाइफ जो प्रिमिटिव एग्जिस्टिंग लाइफ थी उन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे फॉसिल से ज़्यादा अच्छा टर्म होता है प्रिमिटिव एग्जिस्टिंग लाइफ के बारे में। जब इन केस ऑफ बॉटनी हम स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं पेलियोबॉटनी। जब हम स्टडी करते हैं जूलॉजी के बारे में तो उसे हम लोग कहते हैं पेलियोजूलॉजी, और जो है पैलेंटोलॉजी उसे कहते हैं, कॉमन टर्म जूलॉजी बॉटनी के लिए पैलेंटोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है। तो इंडियन फादर ऑफ पेलियोबॉटनी किसे कहा जाता है, मतलब ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि इंडिया में पेलियोबॉटनी पे मतलब फॉसिल स्टडी पे बहुत ज़्यादा काम किया था? तो बहुत ही रेपुटेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया को बाहर की कंट्री में रिप्रेजेंट करने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे उनका नाम था बिरबल साहनी। आपको बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट अपने लखनऊ में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सेंटर मतलब मेन सेंटर है हमारे इंडिया में, कह सकते हैं फॉसिल स्टडी का। इन्होंने ही सबसे पहले फॉसिल्स की स्टडी की थी, उसके बारे में एक सेंटर बनाया था ताकि आगे वाले स्टूडेंट्स भी उसके बारे में स्टडी कर पाएँ। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे बिरबल साहनी का एक बॉटनिकल गार्डन भी है, म्यूजियम भी है, और जो है कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें हर्बियरियम वगैरह भी है। तो फॉसिल स्टडी के लिए ये इंडिया में बहुत ही रेपुटेटेड जगह है, जो कि बिरबल साहनी द्वारा बनाया गया था, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब आगे इसमें और भी बहुत डेवलपमेंट हुई है, लेकिन बिरबल साहनी को फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कहा जाता है। केसी मेहता को कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में इन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की थी। इन्होंने जो रस्ट डिजीज है जो कि वीट में कॉज होती है उसके लिए बहुत ही जो है बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे स्टडी की थी। और उसके बाद एसआर कश्यप जो है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ साइंटिस्ट थे जो कि इंडिया में बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे थे बॉटनी की स्टडी को, और वर्ल्ड में भी अपने इंडिया के बॉटनी के नॉलेज को जो कि एक्सप्लेन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है न्यूट्रिटिव और इनर मोस्ट जो लेयर होता है किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम का, जो मेल स्पोरेंजियम है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हमने अगर जब स्ट्रक्चर देखा था हमने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। सबसे ऊपर हमने सबसे पहले यहाँ पे चार जो है कैसे गोले गोले स्ट्रक्चर बनाए थे। ये यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से।
अब हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे एक को जो है हाईलाइट किया था और यहाँ पे देखा था सबसे बाहर जो लेयर प्रेजेंट थी उसे हम लोग कह रहे थे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो लेयर प्रेजेंट थी उसे हम लोग कह रहे थे एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद जो लेयर प्रेजेंट थी उसे हम लोग कह रहे थे मिडल लेयर, इसे हम लोग कह रहे थे मिडल लेयर। और सबसे लास्ट में जो लेयर, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर प्रेजेंट थी उसे हम लोग कह रहे थे टैपिटम, उसे हम लोग कह रहे थे टैपिटम। और उसके अंदर यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट थी इसे हम लोग कह रहे थे स्पोरोजिनस टिश्यूज। क्या कह रहे थे? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि सेल्स की अरेंजमेंट। अब आपको क्वेश्चन पूछा कि सबसे इनर मोस्ट, सबसे पहले क्या टर्म इंपॉर्टेंट है? इनर मोस्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिटिव लेयर। न्यूट्रिटिव लेयर का मतलब है कि सबसे अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली जो लेयर है उसे हम लोग कहते हैं इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब मेल जो स्पोरेंजियम है उसके बारे में। तो टैपिटम एक ऐसा जो एरिया है या एक लेयर है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को, और ये सबसे इनर मोस्ट भी होता है। और भी इसके बहुत सारे स्पेशल फंक्शन, अगर आपको क्लियर और डिटेल में जानना है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे टैपिटम जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। टेट्रास्पोर्स जब बनते हैं तो उसको एक साथ ज्वाइन करने में, कैलोज वगैरह के सिंथेसिस में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच एन एम्ब्रियो डेवलप्स विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड। जो प्रोसेस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का बिना गैमेटिक फ्यूजन के, उसे हम क्या कहते हैं? ये तो कॉन्सेप्ट है एक बार, जो बिना गैमेटिक फ्यूजन के और बिना स्पोर फॉर्मेशन के, इसे हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, एपोस्पोरी, सिनगैमी, एपोगैमी और आइसोगैमी। यहाँ पे विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, मतलब कि यहाँ पे गैमेट फ्यूजन नहीं होगा, बाकी के प्रोसेस होके लेकिन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है तो हमारे पास जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट के जीन्स होंगे। तो ये क्या होगा, ये मोस्टली क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो गैमेट्स का फॉर्मेशन भी नहीं होता, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि बिना मियोसिस के गैमेट का, मतलब कि बिना मियोसिस के गैमेट का फॉर्मेशन था, मतलब गैमेट भी 2n होती है और ये आगे चल के स्पोर जो बनाती है, जो एम्ब्रियो बनाती है, वो भी 2n होता है। तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों कंडीशन में होता है। ये वेरी करता है कि आप किस प्लांट के ऊपर बात कर रहे हो। तो यहाँ पे जो टर्म है उसे हम लोग कह रहे हैं एपोगैमी, क्योंकि यहाँ पे गैमेटिक फ्यूजन जो है वो एब्सेंट किया गया है, बिना गैमेट फ्यूजन के यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही हैं। आइसोगैमी का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, गैमी का मतलब होता है गैमेट्स। जब दोनों गैमेट्स जो कि फ्यूज कर रहे हैं वो सेम हो, जैसे कि ये हमारे पास एक गैमेट्स है और दूसरा हमारे पास ये गैमेट्स है, दोनों गैमेट्स एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होते हैं, तो ऐसे गैमेटिक फ्यूजन को कहते हैं आइसोगैमी। सिनगैमी का क्या होता है? गैमेटिक फ्यूजन होने को ही सिनगैमी कहते हैं। जैसे हमने जब डबल फर्टिलाइजेशन देखा था तो हमने देखा था मेल गैमेट्स फ्यूज विद एग सेल्स, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते थे सिनगैमी। वहीं पे जो हमने देखा था कि ट्रिपल फ्यूजन जो हमने देखा था कि सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज विथ मेल गैमेट्स, तो ये कंडीशन ट्रिपल फ्यूजन कहलाता था। तो यहाँ पे फ्यूजन होना ही, गैमेट्स का फ्यूजन होना ही सिनगैमी कहलाता है। एपोस्पोरी में क्या होता है कि स्पोर फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, मतलब कि जो हमारे पास गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो बिना स्पोर फॉर्मेशन की डायरेक्ट स्पोरोफाइट से हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एपोस्पोरी। तो चारों ऑप्शन आपको समझ में आए, ऐसे टर्म्स में कभी कंफ्यूज नहीं रहेगा। अगर कंफ्यूजन है तो किसी भी वे से, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चाहे ऑफलाइन टीचर से, इसको हमेशा क्लियर करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम। जो रूट हेयर है इनका फॉर्मेशन कहां से होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने आपको रूट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि रूट जो होते हैं वो, उनका जो हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। इनके हेयर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। और हेयर्स का काम क्या होता है? हेयर्स का काम होता है वाटर्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, वाटर्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, वाटर्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना जो है रूट हेयर्स का काम होता है। ये कैसे होते हैं? अगर आप बाहर की लेयर देखेंगे, मान लो ये रूट की आउटर मोस्ट लेयर है और ये है हमारे पास इसका एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस में आप देखेंगे कि कोई सेल्स इस तरीके से रूट का फॉर्मेशन कर देती है, इस तरीके से कोई सेल जो है इस तरीके से रूट का फॉर्मेशन कर देती है। और दूसरी और ये इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप रूट के स्ट्रक्चर को इस तरीके से देखेंगे तो ये मान लो रूट कैप है, ये हमारे पास क्या है, रूट कैप है, ये है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक जोन, ये है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक जोन, ये है हमारे पास एलोंगेशन जोन, ये है हमारे पास एलोंगेशन जोन, और सबसे लास्ट में ये वाला जो जोन है ये है हमारे पास मैच्योरेशन जोन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट ऑफ मैच्योरेशन, जो रूट हेयर्स होते हैं वो इसी जोन में आपको देखने को मिलते हैं। मैंने वहां पे आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि जब जैसे कि मेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी दाढ़ी आने लगती है, तो उसी तरीके से रूट हेयर को भी आप कह सकते हैं कि जोन ऑफ मैच्योरेशन जब आता है तो रूट हेयर से जो है रूट्स मतलब कि रूट से रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो चीज हो गई रूट हेयर के बारे में। अब यहाँ पे दिया है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल से फॉर्मेशन होता है लेटरल ब्रांचेस का, पेरिसाइकल से फॉर्मेशन होता है लेटरल ब्रांचेस का। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि रूट में जो लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या वो एक्सो होता है या एंडो होता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पे जो रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है वो होता है एपिब्लेमा से। एपिडर्मिस जो टर्म है, जो हमने टर्म यहाँ पे देखा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को ही कभी कभी हम लोग कह देते हैं, एपिडर्मिस को ही कभी कभी हम लोग कह देते हैं एपिब्लेमा। एपिडर्मिस को ही रूट के केस में एपिब्लेमा का नाम दिया जाता है, एपिडर्मिस को ही एपिब्लेमा का नाम दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the fossils internal structure are best preserved? इसमें से कौन सा ऐसा फॉसिल्स है जिसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व रहते हैं? पहला है पेट्रिफिकेशन, दूसरा है इंप्रेशन, तीसरा है कॉम्प्रेशन, चौथा है इंक्रस्टेशन। अब देखिए, मैंने आपको जब फॉसिल्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि फॉसिल्स बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर को या फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। मोस्ट ऑफ द जो फॉसिल्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकल स्टडी को ही बता पाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी में ही हेल्प करते हैं। बहुत रेयर केस में हमें फॉसिल्स मिलते हैं जो कि हमें इंटरनल या फिर सेलुलर अरेंजमेंट के बारे में बताते हैं, जैसे वुली मैमथ वगैरह हमको मिला था। तो ये चीज क्या है, ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये चीज आपको बता रही है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, या मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार के फॉसिल्स में आपको देखने को मिलते हैं। पेट्रिफिकेशन वो एक ऐसा तरीके का फॉसिल्स है जहां पे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इंप्रेशन में तो बस इंप्रेशन होता है, अब कहीं पे आप कागज पे इंप्रेशन करते हो अपने अंगूठे का, तो अंगूठा तो काट के वहां रखते नहीं कि इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलेगा, तो इंप्रेशन में तो आपको बिल्कुल नहीं होता। कंप्रेशन में भी बॉडी किस तरीके से कंप्रेस हो जाती है तो वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इंक्रस्टेशन में भी नहीं मिलती। पेट्रिफिकेशन जहाँ पे कोल्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है, अगर वो बेस्ट तरीके से प्रिजर्व हो जाते हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विच स्टैंड एक्सट्रीम टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो जीरोफिटिक कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा वेल अडेप्टेड होते हैं। ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि उनको जीरोफिटिक कंडीशन में भी एडेप्टेशन के लिए हेल्प करते हैं? जब आप पढ़ेंगे किसके बारे में, मेसोजोइक ईरा के बारे में, तो आप देखेंगे कि उस टाइम की जो कंडीशन थी, हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, हम पानी की कमी हो रही थी, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, और आपको ग्रीनरी भी अर्थ पे धीरे धीरे कम देखने को मिली थी। जीरोफिटिक प्लांट उस मतलब जिम्नोस्पर्म उस कंडीशन में डोमिनेट कर रहे थे। तो उनका कौन सा ऐसा फीचर्स है जो इसके लिए इनको हेल्प करता है? पहला दिया है निडल सिका लीव्स। इनके आप लीफ देखेंगे, चाहे साइकस के देखिए, आपके लॉन वगैरह में साइकस होता है, पाइनस भी देखेंगे तो पाइनस की जो ब्रांचेस निकली होती हैं, जो लेटरल ब्रांचेस निकली होती हैं, उसकी लीफ इस तरीके से स्पाइन्स लाइक होती हैं, बहुत पतली पतली से, ऐसे कह सकते हैं कि पिन लाइक होती है, निडल लाइक होती है। तो क्या ये फीचर्स उनको हेल्प करता है? दूसरा, थिक क्यूटिकल्स। इनके लीफ की ये जो आउटर कवरिंग होती है, इस पर काफी थिक वैक्सी लेयर होती है, इसे कहते हैं थिक क्यूटिकल कवरिंग। थर्ड में क्या है, संकेन स्टोमेटा। संकेन स्टोमेटा मतलब धंसे हुए छुपे हुए स्टोमेटा, और लास्ट में ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा ऐसा फीचर्स है जो कि जिम्नोस्पर्म को जीरोफिटिक कंडीशन के लिए सर्वाइव करने में हेल्प करता है? अगर आपको जिम्नोस्पर्म के फीचर्स नहीं भी पता है, आपको बस पता है कि एक जीरोफिटिक प्लांट को कैसे कंडीशन में वो रहता है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ऑप्शन होना चाहिए।
संकीर्ण स्टोमेटा होने का क्या फायदा है कि ट्रांसपिरेशन को कम कर सकते हैं, ट्रांसपिरेशन को हम लोग कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि वाटर लॉस को हम लोग कम कर सकते हैं, वाटर लॉस को हम लोग कम कर सकते हैं, जो कि ज़ीरोफिटिक प्लांट के लिए बहुत अच्छी बात है। ज़ीरोफिटिक प्लांट बहुत खुश हो जाएगा अगर उसे वाटर का लॉस कम करना पड़ेगा तो। नेक्स्ट में है थिक क्यूटिकल्स। थिक क्यूटिकल्स क्या होती हैं? ये बहुत हाई जो इंटेंसिटी की लाइट होती है उसे लीफ तक जाने से रोकती हैं, एक कवरिंग बना लेती हैं। और दूसरी बात, जो वाटर संकीर्ण स्टोमेटा से इवेपोरेट होता है वो भी क्यूटिकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा इवेपोरेट नहीं हो पाता। तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन को कम करती हैं, दूसरी बात वाटर लॉस को कम करती हैं, जो कि ज़ीरोफिटिक प्लांट के लिए अच्छी बात है। फर्स्ट ऑप्शन है कि इनकी सिका लाइक लीफ। मैंने आपको बताया अभी कि लीफ जितनी बड़ी रहेंगी उसके ऊपर उतने ज़्यादा क्या होंगे? स्टोमेटा होंगे, उसके ऊपर उतने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, और जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज़्यादा इनके अंदर ट्रांसपिरेशन होगा। जितने ज़्यादा स्टोमेटा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, और उतना ज़्यादा वाटर का लॉस, उतना ज़्यादा क्या है? वाटर का लॉस। और प्लांट तो चाहता नहीं कि वाटर की लॉस हो, उतना ज़्यादा जो है वाटर का लॉस। तो ये चीज़ें प्लांट को नहीं करनी है, इसलिए उसने लीफ को क्या किया? बिल्कुल थिन सिका लाइक कर दिया, क्योंकि उनको हाई इंटेंसिटी की लाइट तो मिल ही रही है। उनको लाइट के लिए कॉम्पिटिट नहीं करना है, उनको सिर्फ कॉम्पिटिट करना है वाटर के लिए। तो इसलिए ये सारे फीचर्स जो हैं ये जिम्नोस्पर्म्स को हेल्प करते हैं एक ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए जहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंडोस्पर्म्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसको तो अभी हमने डबल फर्टिलाइजेशन के नाम पे कई बार डिस्कस कर लिया कि जो एंजियोस्पर्म्स के एंडोस्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड होता है, जो कि क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। फ्यूज करता है किसके साथ? मेल गैमेट्स के साथ। किसके साथ? मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करता है, मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करता है। इसकी वजह से फॉर्मेशन होता है किसका? पेन का, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का, और ये आगे चल के बनाता है एंडोस्पर्म। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म्स। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे तीन गैमेट्स तीन जो है न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि दो न्यूक्लियस किसका है? सेकेंडरी न्यूक्लियस का, और एक न्यूक्लियस किसका है? मेल गैमेट्स का। ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड 2n+1n। यहाँ पे जो पेन बनेगा वो ट्रिप्लॉइड्स बनेगा, मतलब एंडोस्पर्म भी क्या है? ट्रिप्लॉइड्स है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है उसे मार्क कर दीजिए। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा होता एंडोस्पर्म्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, तो वहाँ पे आप बताते हैं कि एंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म्स का होता है वो हैप्लॉइड होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बिफोर फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट्स के आने के पहले, पॉलिनेशन होने के पहले ही इनका फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब कि एक हैप्लॉइड सेल्स थी, मतलब हमारे पास जो मान लो एम्ब्रियो सैक है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेल्स थी वो तो हैप्लॉइड थी। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेल्स बनी हैं वो हैप्लॉइड हैं, ये सारी सेल्स हैप्लॉइड हैं। तो इन्हें कोई यही सेल डिवाइड करके क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म्स बनाएंगे। तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म से भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछता है कि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म्स हैं वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनते हैं या आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनते हैं। तो एंजियोस्पर्म में हमेशा आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनते हैं, मतलब आफ्टर पॉलिनेशन बनते हैं, और जिम्नोस्पर्म में हमेशा बिफोर द पॉलिनेशन और बिफोर द फर्टिलाइजेशन बनते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट एंड सीटा इज एब्सेंट इन द स्पोरोफाइट्स ऑफ। जो फूट है और जो सीटा है वो किसके स्पोरोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं? तो सबसे हमने एक और क्वेश्चन देखा था, किसी और यूनिवर्सिटी का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, या फिर हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी 1-to-1 क्वेश्चन की, वहां पे हमने देखा था कि जो सबसे प्रिमिटिव टाइप का स्टील, सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो स्पोरोफाइट्स होता है किसके अंदर? ब्रायोफाइट्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स में जो सबसे सिंपलेस्ट होता है वो होता है रिक्सिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और फूट एंड सीटा एब्सेंट होती है। फूट एंड सीटा एब्सेंट होती है, ये होती है एब्सेंट। तो
इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा मार्केंसिया, रिक्सिया का जो थैलस होता है, मतलब स्पोरोफाइट्स होता है, उसमें फूट और सीटा एब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल होता है। उसमें जो 99% सेल्स होती हैं रिक्सिया के स्पोरोफाइट्स की, वो क्या होते हैं, वो फर्टाइल होती हैं। स्टेराइल सेल का नंबर बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ब्रायोफाइट्स वॉज क्वाइंड बाई, जो टर्म है ब्रायोफाइट्स का उसे किसने दिया था? तो एक साइंटिस्ट थे ब्राउन, आप याद रख सकते हैं, 20 इनका भी नाम है, 20 इन्होंने ब्रायोफाइट्स भी दिया था। इनका नाम, इन्होंने जो है ब्रायोफाइट्स वर्ड दिया था। लिनियस को आप जानते ही हैं, लिनियस ने क्या किया था, लिनियस ने जो है द्विनाम पद्धति दी थी, जिसे हम लोग बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, और इन्होंने और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए थे लिनियस ने। टिप्पो जी ने क्या किया था, इन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया था, इन्होंने एल्गी की क्लासिफिकेशन दी थी, तो ये सारे काम इन्होंने किया था। सेम्पर ने भी जो है कि सिंपल सर का याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया था, मेरे हिसाब से उन्होंने जो है कि कुछ काम किया था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है कि उन्होंने क्या काम किया था, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, मे बी नेक्स्ट ईयर इन्हीं का नाम आ जाए, लेकिन ये साइंटिस्ट हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, तो मे बी ना भी आए। ट्रिपल फ्यूजन ऑफ द फ्यूजन ऑफ, जो ट्रिपल फ्यूजन होता है इसमें किसका किसका फ्यूजन होता है? तो अभी मैंने बताया कि सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस होता है या सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, उसके साथ हमारे पास मेल गैमेट्स होता है, इनके फ्यूजन को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट्स, पहला ऑप्शन है। दूसरा है 1 मेल गैमेट्स एंड अदर विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक मेल गैमेट्स दूसरे सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा। 2 मेल गैमेट्स विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2 मेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। 2 मेल गैमेट्स विद एक्स, जो 2 मेल है एक के साथ, ये गलत बात है। 2 मेल जो है वो जो है कि 2 मेल जो है विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये भी गलत बात है। 2 पोलर न्यूक्लियस एंड 1 मेल गैमेट्स, ये और जो है दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 मेल गैमेट्स एंड अदर विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो है कि यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन 1 मेल गैमेट्स है, 1 मेल गैमेट्स दोनों कंडीशन में दी गई है, और दूसरी बात क्या दिया है, एंड अदर विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि पहले जो पोलर न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है, और फिर वो सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन वाला प्रोसेस करता है। तो ये थे कंप्लीट 40 क्वेश्चन, जो कि डीडी यूनिवर्सिटी के 2022 के क्वेश्चन पेपर थे। वीडियोस आपको 2 पार्ट से मिली है, वीडियो काफ़ी लंबी है, उससे बोर नहीं होंगे आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बोर नहीं होंगे, क्योंकि मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट को, और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। अगर आपको इसी तरीके से और भी पीवाईक्यू डिस्कशन चाहिए बॉटनी सब्जेक्ट के, तो आप हमारे लेट्स स्टडी इंडिया का जो जो लेट्स स्टडी इंडिया का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके सर्च कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम के एप्लीकेशन पे जाके सर्च करेंगे लेट्स स्टडी इंडिया, तो आपको हमारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने भी पीवाईक्यूज वगैरह को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप बॉटनी का सिलेबस अपनी यूनिवर्सिटी के नाम के साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, क्योंकि एनईपी होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐड और कम किया गया है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो सारे अगर क्वेश्चन पेपर, सारे अगर सिलेबस एक बार हमारे दिमाग में रहेंगे, तो कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, जो कि मैं नहीं चाहती कि आपके कोई भी टॉपिक छूटने चाहे। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ योर एंड ट्राई टू प्रोवाइड मोर क्वेश्चन टू यू, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको एग्जाम में जाके क्या करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे नया नहीं लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।